अगले हेड पे अब आते हैं, एक द रोल ऑफ मार्केट्स इन एलोकेटिंग रिसोर्सेज। ठीक है, पिछला हेड तो बेसिक था माइक्रो इकोनॉमिक्स वर्सेस माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसको मैंने ओवरली डिफाइन कर दिया। ठीक है, अब अगला हेड है द रोल ऑफ मार्केट्स इन एलोकेटिंग रिसोर्सेज। इसका मतलब ये है कि आपकी जो मार्केट है, मार्केट किसे कहते हैं, जहां पर बायर आता है, दैट्स अ मार्केट, दिस प्लेस इज कॉल्ड मार्केट प्लेस। ठीक है ना। अब सिर्फ और सिर्फ जब बिक रही है वो मार्केट नहीं है, मार्केट के लफ्ज को और थोड़ा बड़ा कर दो, प्रोडक्शन से लेकर कंजम्पशन तक, दैट होल इज अ मार्केट फॉर समथिंग। ठीक है, मार्केटिंग मिक्स में भी आपने देखा होगा जब आप बिजनेस स्टडीज में पढ़े थे कि कंज्यूमर को क्या चाहिए वो पहले गैप देखते हैं, फिर उसी चीज को प्रोड्यूस करते हैं। तो प्रोडक्शन से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन तक वो मार्केटिंग मिक्स का हिस्सा है कि किस प्लेस पे बेचना है, और वो बिक गया तो कंज्यूमर फिर कंज्यूम ही कर लेगा ना। तो बहरहाल आपके मार्केट जो है, किसी भी चीज की मार्केट जब बोला जाए तो आप ये मत समझना कि सिर्फ वो जगह जहां पर दुकानदार ग्राहक को माल बेच रहे हैं, नहीं। मार्केट किसी भी चीज की मार्केट का मतलब ये है कि उस चीज की डिमांड से लेकर उस चीज की सप्लाई, उस चीज की प्रोडक्शन से लेकर उस चीज की कंजम्पशन। ठीक है ना, कुछ डिमांड किया गया वो सप्लाई हुआ, जो प्रोड्यूस हुआ वही तो सप्लाई हुआ, और जो डिमांड किया गया था वही तो मिला और वही तो कंज्यूम हुआ। तो कंज्यूम का लफ्ज प्रोड्यूस के साथ जाता है और डिमांड का लफ्ज सप्लाई के साथ जाता है। क्लियर है। तो डिमांड से लेकर सप्लाई तक या कंज्यूमर कंजम्पशन से लेकर प्रोडक्शन से लेकर कंजम्पशन तक, दिस इज अ मार्केट फॉर समथिंग। ठीक है ना। अब टॉपिक का नाम है द रोल ऑफ मार्केट्स इन एलोकेटिंग रिसोर्सेज। मार्केट का क्या किरदार है रिसोर्स एलोकेशन में। रिसोर्सेज हमारी क्या है, लैंड, लेबर, कैपिटल। ठीक है, एंटरप्राइज। तो जो हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनको एलोकेट करना है। एलोकेट करना मतलब क्या, उनको किस जगह यूज करना है। बहुत किस्म के डिसीजंस है। आप रेल की पटरियां बना रहे हो, या आप खाने पीने का कोई आइटम बना रहे हो, या आप कोई अस्पताल की कोई चीज बना रहे हो रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके। ठीक है ना। तो कहां पर यूज करनी है वो अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज कॉल्ड एलोकेशन ऑफ रिसोर्स। हर जगह एक साथ थोड़ी इस्तेमाल हो सकते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, जो भी करोगे तो कुछ नहीं भी तो करोगे। तो जो भी डिसीजन ले रहे हो उसकी कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं, तो आप बेस्ट वो वाला डिसीजन लोगे जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, जिसकी सबसे ज्यादा चाहत है। यू नो, सो मार्केट्स डिसाइड करती हैं कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कहां एलोकेट करना है। और मार्केट्स पता है किस बलबूते पे डिसाइड करती है, प्राइस के बलबूते पे, कि कंज्यूमर किसके लिए बेस्ट प्राइस देगा, वो वहां अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को एलोकेट करेंगे। मार्केट प्रोड्यूसर वो चीज बनाएगा जिसके उसको बेस्ट प्राइस मिल रहा है। इन्वेस्टर वहां इन्वेस्ट करेगा जहां से उसका बेस्ट रिटर्न मिल रहा है। फर्म्स वो बिजनेस करेंगे जिसके अंदर बेस्ट प्रॉफिट्स हैं, राइट। अभी गवर्नमेंट की इंटरवेंशन नहीं की है इसमें, मैंने गवर्नमेंट को नहीं घुसाया बीच में, अभी जनरल मार्केट है, कोई गवर्नमेंट नहीं है। तो जो सबसे ज्यादा प्राइस पे हो रहा है जिस चीज का, वही बनाओगे वही बेचोगे और उसके बदले वो प्राइस मिल जाएंगे। क्लियर है। तो मार्केट्स डिसाइड करती है रिसोर्स एलोकेशन बेस्ड ऑन द वैल्यू दे आर गेटिंग बैक। दे प्रोवाइड वैल्यू बेस्ड ऑन द वैल्यू दे आर गेटिंग बैक। दे प्रोवाइड प्रोडक्ट, गुड्स एंड सर्विसेज बेस्ड ऑन द प्राइस दे आर गेटिंग। क्लियर। ये जनरली मार्केट काम करती है। अब मार्केट के हाथ में ऐसे ही नहीं खुली चीजें छोड़ी हुई, बाकायदा आपके मार्केट के डिसीजन खुद मार्केट के हाथ में कितने हैं, ये चीज डिसाइड करती है किसी भी मुल्क का इकोनॉमिक सिस्टम। ठीक है, कि मार्केट के पास डिसीजन मेकिंग की पावर कितनी है, ये किसी भी मुल्क का इकोनॉमिक सिस्टम को डिसाइड करता है। फॉर एग्जांपल, एक ऐसी इकोनॉमी, एक ऐसा मुल्क जहां पर गवर्नमेंट कंट्रोल बहुत हाई है, गवर्नमेंट डिक्टेट करती है सब कुछ, वो मुल्क यहां पर लाया करेगा प्लान्ड इकोनॉमी, या उसको हम कमांडेड इकोनॉमी भी कहते हैं, कमांड इकोनॉमी, जिसके कमांड जो है, कमांड वो गवर्नमेंट के हाथ में है। क्लियर। जबकि मार्केट इकोनॉमी क्या है, फ्री इकोनॉमी, इसमें जो चाहे जो करना चाहे करे, जो करना चाहे करे। तो हर इंसान वही चीज प्रोड्यूस करेगा जिसके बदले उसको बेस्ट बेनिफिट मिल रहा है। सही। इसके अंदर ये नहीं है, इसके अंदर गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है सब। तो गवर्नमेंट देखेगी कि लोगों के लिए सबसे ज्यादा अच्छा क्या है, लोगों मतलब जनरल अवाम, अफोर्डेबिलिटी नहीं देखेगी गवर्नमेंट देखेगी कि लोगों के लिए जनरली क्या सबसे ज्यादा अच्छा है। ठीक है। जबकि फ्री इकोनॉमी में क्या देखा जाएगा कि सबसे बेस्ट प्राइस जिस चीज के लिए मिल रहा है तो इन्वेस्टर्स तो वही प्रोड्यूस करेंगे। क्लियर हो रही। तो इकोनॉमिक सिस्टम्स आपको या तो मतलब ये दो एक्सट्रीम्स हैं, कमांड इकोनॉमी एक एक्सट्रीम है, फ्री इकोनॉमी एक एक्सट्रीम है। प्योरली फ्री इकोनॉमी का मतलब ये हो गया कि गवर्नमेंट कुछ है ही नहीं बीच में।
प्योर फ्री इकोनॉमी का मतलब कोई भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन ही नहीं है, कोई गवर्नमेंट ही नहीं है, ऐसा आपको कोई मुल्क नहीं मिलेगा। कुछ ना करके भी सब कुछ प्राइवेट हो, लेकिन फौज तो गवर्नमेंट की होगी, फौज तो अपनी प्राइवेट नहीं होगी ना। ये तो कबीलों का निजाम बन जाएगा, और ना हर फैक्ट्री की अपनी फौज है, समझ आ रही है फिर तो। सो इट्स नेवर प्रैक्टिकल, ये प्रैक्टिकल नहीं कि 100% फ्री हो इकोनॉमी जिसमें गवर्नमेंट हो ही ना, और 100% कमांडेड भी नहीं होती कि हर चीज ही गवर्नमेंट की, एक बिजनेस गवर्नमेंट का हो, तो फिर तो सिर्फ 2 एजेंट्स रह जाएंगे इकोनॉमिक एजेंट्स, हाउस होल्ड्स, ठीक है ना, और गवर्नमेंट। फर्म्स तो खत्म हो गई, फिर प्राइवेट सेक्टर ही खत्म। क्लियर? ऐसा भी नहीं होता कहीं पे, ऐसा हो सकता है बहुत सारे बिजनेसेस गवर्नमेंट के, कि इलेक्ट्रिसिटी की फराहमी गवर्नमेंट की है, कम्युनिकेशन, इंटरनेट से लेकर क्या कहते हैं गैस के जो फराहमी है वो हो गई, सेवेज लाइन्स, रिवर लाइन्स, ये सब गवर्नमेंट का, ठीक है, समझ आता है। फिर बिजनेसेस में भी आ जाओ, आटा चीनी दाल सब गवर्नमेंट का है, सही है। एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस गवर्नमेंट के, सब कुछ गवर्नमेंट का है। गवर्नमेंट ही लैपटॉप बना रही है, गवर्नमेंट के बिजनेस, जो लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है वो भी सारे गवर्नमेंट के हैं, जो गाड़ियों के मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है वो भी सारे गवर्नमेंट के हैं, वो 100% गवर्नमेंट ओन्ड बिजनेसेस। उसके अंदर हाउस होल्ड का फिर सिर्फ एम्प्लॉय वाला किरदार रह जाता है, फिर हाउस होल्ड एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकता, एंटरप्रेन्योर बन ही नहीं सकता, क्योंकि एवरीथिंग इज ओन्ड बाय गवर्नमेंट। ऐसी भी आपको कोई इकोनॉमी नहीं दिखेगी, हमेशा इसके बीच में कहीं नजर आएगी कोई इकोनॉमिक सिस्टम। ऐसा हो सकता है कि वो मोर टुवर्ड्स मार्केट हो, या कोई इकोनॉमिक सिस्टम मोर टुवर्ड्स गवर्नमेंट कंट्रोल्ड हो, सही ना। ये जितने भी है ना बीच में, ये सब मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम्स हैं। अब उस मिक्स्ड के अंदर ज्यादा फ्री की तरफ हो सकता है और ज्यादा कमांडेड हो सकता है, वो अलग अलग ममालिक की अलग अलग पॉलिसी। फॉर एग्जाम्पल एक ऐसा मुल्क जहां पर डेमोक्रेसी है, लोगों के वोटों से लीडर्स आते हैं, तो वहां पर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वहां का सिस्टम भी मोर फ्री मार्केट की तरफ ज्यादा होगा। एक ऐसा मुल्क है जो किंगडम टाइप का है, जिसमें जो जा रहा है वो अपने बाद एक रूलर छोड़ के जा रहा है, तो वो लोग अपना अपनी गद्दी संभालने वाले तमाम उसूल बनाएंगे, तो वो कमांड कर रहे होंगे ज्यादातर, ठीक है। सो दैट इज मोर गोना बी अ कमांड इकोनॉमी। आप ब्रिटिश इंडिया अगर सोचो तो वो कमांडेड था मोर, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एक्चुअली गवर्निंग द इंडिया, ब्रिटिश वर गवर्निंग द इंडिया, तो उन्हीं की तमाम पॉलिसीज चली थी, उन्हीं की इंडियन सिविल सर्विस थी मेनली, उन्हीं के बहुत सारे बिजनेस उनके अंडर थे। छोटे मोटे दुकानदारों के अलावा सारे जो बिग कंट्रोल था वो किनके हाथ में था? ब्रिटिश के हाथ में था, तो वो कमांड कर रहे थे, वो कमांड इकोनॉमी की एक सूरत थी। क्लियर है? बट वो भी कुछ ना कुछ हद तक मिक्स थी ना, छोटे मोटी शॉप्स तो थी ना किसी की, कोई कारपेंटर होगा अपना, कोई खुद कमाता होगा, कोई शू, कोई कॉबलर होगा, कोई मिल्कमैन होगा, XYZ जितने भी होते होंगे। अच्छा जी, इस बात को समझते हुए आप जब ये पढ़ेंगे 3 पैराग्राफ के, प्लान्ड इकोनॉमी क्या होती है, मार्केट इकोनॉमी क्या होती है और मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है, 3 पैराग्राफ समझ में आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम ये डिसाइड करता है कि रिसोर्स एलोकेशन कैसे होनी चाहिए। एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम जो फ्री की तरफ ज़्यादा है, तो उसकी रिसोर्स एलोकेशन पता है वो वाली वो होगी, कैपिटल ड्रिवन होगी, कि मैं पैसा लगाऊं तो रिटर्न जहाँ ज़्यादा मिल रहा है, प्राइवेट ज़्यादा आ गया ना सेक्टर। एक ऐसी इकोनॉमी जो कि ज़्यादा गवर्नमेंट कमांडेड है, तो उसकी रिसोर्स एलोकेशन इक्विटेबल होगी, मतलब लोगों के अंदर बराबरी पैदा करने वाली रिसोर्स एलोकेशन होगी। अगर कोई ज़्यादा अमीर हो रहा है उससे ज़्यादा टैक्स लेके फिर गरीबों में बांट रहे हैं, ये गवर्नमेंट का फंक्शन। क्लियर है? तो दिस इज द डिफरेंस कि जितनी ज़्यादा टुवर्ड्स मार्केट इकोनॉमी होगी उतनी ज़्यादा आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो उस तरफ एलोकेट हो रहे होंगे, ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज बना रहे होंगे कि जिसके बेस्ट प्राइस मिल रहे हो। वो ये नहीं देखेंगे कि गरीब भूखा मर रहा है नहीं मर रहा है, दे डोंट केयर अबाउट दैट। क्लियर है? अब यहाँ पर मिसाल के तौर पे, अब यहाँ पर आपको देखो एक पूरा वो दिख रहा है स्पेक्ट्रम, ये स्पेक्ट्रम कहलाता है कि एक लाइन है जिसके अंदर अलग अलग लेवल्स पे, प्योर मार्केट इकोनॉमी में कोई कंट्री नहीं है, प्योर कमांड इकोनॉमी में भी कोई कंट्री नहीं है, ठीक है। US मोर टुवर्ड्स मार्केट इकोनॉमी है, सिंगापुर मोर टुवर्ड्स मार्केट इकोनॉमी है, ठीक है। मैक्सिको जो इससे थोड़ा सा कम फ्री मार्केट है, स्वीडन उससे थोड़ा कम फ्री मार्केट है, रशिया थोड़ा मोर टुवर्ड्स कमांड है, चाइना मोर टुवर्ड्स कमांड इकोनॉमी है, नॉर्थ कोरिया इट्स टुडे, आज की दुनिया में कहते हैं कि नॉर्थ कोरिया जो है कह सकते हैं एक बड़ी मिसाल है प्योर कमांड इकोनॉमी की, जो बहुत करीब है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया के अंदर गवर्नमेंट से ही कमांडेड है मोस्टली चीज़ें, ठीक है। बट अगेन प्योर कमांड नहीं हो सकती। क्लियर? सो यार लिखा है ना, इन प्रैक्टिकल टर्म्स ऑल इकोनॉमीज, असल में नॉर्थ कोरिया का पता भी नहीं है ज़्यादा, बहुत सिक्रेटिव कंट्री है वो, उसके बारे में इतना पता भी नहीं है, पर इन प्रैक्टिकल टर्म्स ऑल इकोनॉमिक सिस्टम्स आर मिक्स्ड,
ऑल्दो दे कैन बी मोर टिल्टेड टुवर्ड्स आइदर प्लान्ड और फ्री, वो ज़्यादा प्लान्ड की तरफ हो सकते हैं या फ्री मार्केट की तरफ हो सकते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन प्रैक्टिकली हैं तो सारे मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। ऐसा नहीं है कि 100% ही फ्री हो, जीरो गवर्नमेंट हो, या 100% ही गवर्नमेंट हो, कोई अपने तहत कुछ खोल ही ना सकता हो, एक छोटा सा डब्बा भी, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। और आज के दौर में तो और इम्पॉसिबल, चलो सब बंद हो गया, स्टिल एक इंसान ऑनलाइन सर्विसेज देके घर बैठ के भी तो कुछ कमा ही रहा हो, तो वो भी तो एक तरह से अपनी खुद की जनरेटेड सर्विसेज है। कंप्लीट प्लान में तो ये भी पॉसिबल ना होता, ठीक है। सो ये इकोनॉमिक सिस्टम्स के बारे में आप जब ये 3 पैराग्राफ पढ़ेंगे, इससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो रिसोर्स एलोकेशन को लेकर मैंने स्किप की है, वो अब बताता हूँ कि टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम आपका बताता है कि आप रिसोर्स एलोकेशन कैसे करोगे, क्योंकि रिसोर्स एलोकेशन का मतलब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कैसे इस्तेमाल करोगे। रिसोर्स एलोकेशन का मतलब क्या है, कैसे आप एफओपीज को इस्तेमाल करोगे, ठीक है ना, क्योंकि वो लिमिटेड है, जहां एक तरफ यूज हो गए तो दूसरी तरफ यूज होने के लिए नहीं बचे, सही। रिसोर्स एलोकेशन को या कैसे एफओपीज यूज करना है, उसको आंसर करने के लिए 3 सवालात हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, ठीक है, व्हाट, हाउ एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। अगर इकोनॉमिक सिस्टम मोर टुवर्ड्स प्लान्ड है, मतलब मोर टुवर्ड्स गवर्नमेंट कमांडेड है, तो वो इसको कैसे आंसर करेंगे। व्हाट टू प्रोड्यूस के अंदर प्रोड्यूस एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज, जो बेसिक नीड्स सबकी पूरी कर रहे हो। वो ये नहीं चाहेंगे कि जिस हिस्से की बेसिक नीड्स पूरी हो गई तो उनको और ज्यादा तरक्की फराम करें, नहीं, गवर्नमेंट चाहेगी पहले जो रिसोर्सेज बची है तो बाकी वो तमाम खित्ते पूरे मुल्क के जिनकी बेसिक नीड्स पूरी नहीं हुई, अब रिसोर्सेज को वहां लगाता है, बजट को वहां लगाते हैं, सही है। हाउ टू प्रोड्यूस, अगर एक कमांड इकोनॉमी है, ठीक है ना, फ्री मार्केट इकोनॉमी नहीं है, गवर्नमेंट ओन्ड है, वो सोचे कैसे प्रोड्यूस करना है, उनको कोई क्वालिटी से नहीं है, उनको मार्केटिंग भी नहीं करनी है। आपने आज तक गवर्नमेंट की चीज़ों की ऐसी मार्केटिंग नहीं देखी होगी, सिवाय अवेयरनेस कैंपेन्स जो होते हैं ना, पोलियो वोलियो सब, इसके अलावा कभी ऐसी मार्केटिंग नहीं देखी होगी कि वो कोई जो ना प्रोडक्ट, फॉर एग्जाम्पल नादरा से शनाख्ती कार्ड बनवाए, उसके वो बने हुए बैनर्स लगे हुए, नहीं, खुद जाता है बंदा जरूरत के तहत, राइट। तो हाउ टू प्रोड्यूस के अंदर वो किसी किस्म की मार्केटिंग नहीं कर रहे, उनके मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस हो सकता है कि बहुत ज़्यादा मॉडर्न ना हो, बल्कि हो सकता है गवर्नमेंट का एक वो भी तो होता है ना गोल कि एम्प्लॉयमेंट लेवल फुल रहे। अब गवर्नमेंट को पता है कि अगर हम मशीनरी लेके आएंगे तो और एफिशिएंट प्रोडक्शन हो सकती है, लेकिन गवर्नमेंट सोचेगी अगर हम मशीनरी लेते ही सारी लेबर निकाल दी जाएगी, अनएम्प्लॉयड हो गए तो क्या करेंगे, नहीं लाते मशीनरी, लेबर को रहने देता है। इसी वजह से आप गवर्नमेंट ओन बिजनेसेस के अंदर ओवर स्टाफिंग देखोगे कि वो ओवर स्टाफ, क्योंकि गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा के क्या करना है, इन्वेस्ट बैक ही करना है ना लोगों में, तो लोगों को ही हायर कर रहे होते हैं वर्कर्स बना के उस सूरत में, ठीक है ना। बाकी बहुत सारी ओवर स्टाफिंग पॉलिटिकल लीडर्स के इन्फ्लुएंसेस की वजह से भी होते हैं कि पॉलिटिकल लीडर जो भी पॉलिटिकल पार्टीज ऊपर आ जाती है तो उनके कंट्रोल में बिजनेसेस होते हैं गवर्नमेंट के, तो फिर अपने मतलब के लोग जो उनके कारकुन होते हैं, जो उनके वर्कर्स होते हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट दिलवाते हैं, ठीक है ना। और मतलब वो कहते हैं PR के जरिए पव्वा लगवा लिए सारी चीज़ें। बहरहाल उसके बाद फॉर होम टू प्रोड्यूस, इसका डिसीजन भी जनरल पब्लिक के लिए, जिनकी बेसिक नीड फुलफिल नहीं हो रही तो उनको, फॉर एग्जांपल जिनकी हेल्थ जो हेल्थ के अफोर्ड नहीं कर सकते उनको फ्री हेल्थ दी, पुअर लोगों तो वो भले लाइनों में लगेंगे लेकिन स्टिल गवर्नमेंट एक हद तक ही फराम कर सकते, तो भले लंबी लंबी लाइनें लेकिन उनको ही फराम करेगी। वरना अगर अमीर आदमी फ्री का इलाज करना चाहे, आ जाए, लग जाए लाइन में, कोई स्पेसिफिक सर्विस नहीं मिलनी उसको, सही है, मतलब बाय लॉ लीगल बोल रहा हूँ। वरना तो लोग कॉल लेकर आके जो है ना अपनी लाइनों से नंबर कटवा के या ब्राइब दे के भी लाइनों को सरपास कर जाते हैं, बाईपास कर जाते हैं। अब व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, प्राइवेट सेक्टर का क्या होता है। व्हाट टू प्रोड्यूस सबसे ज़्यादा प्रॉफिट किस में आ रहा है, अगर उसके बाद 3 चीज़ें, ठीक है ना। मैं गेमिंग कंसोल्स जो है वो इंपोर्ट करके सेल करता हूँ, उसमें मेरे पास मिसाल के तौर पे मेरी अमाउंट का जितना भी मैं पैसा लगाऊंगा वो पैसा 5 महीने में पूरे का पूरा डबल हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं वही पैसा मिसाल के तौर पे हेल्थ सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट करता हूँ, मेरा 8 महीने में डबल होगा। वही पैसा मैं जो है ना किसी और थर्ड एजुकेशन सेक्टर में इन्वेस्ट करता हूँ कि कोई बुक्स वगैरह सब, तो वो पैसा मेरा 15 महीने में डबल होगा। तो कहता है नहीं यार, मैं गेमिंग कंसोल्स मंगा के सेल, दे वुड नॉट केयर अबाउट कि हेल्थ सर्विसेज शॉर्ट हो जाएंगी मेरे ना उससे या क्या, वो इस पर केयर नहीं करेगा। व्हाट टू प्रोड्यूस मिल गया उसको, गेमिंग कंसोल्स। हाउ टू, खुद यहाँ मैन्युफैक्चर हो सकता है, नहीं यार अगर मैन्युफैक्चर यहाँ करेंगे थोड़ा लो क्वालिटी होगी, सबको जॉब्स मिल जाएगी, क्या जा रहा है, नहीं नहीं नहीं, वो फिर हाई प्राइस पे बेच नहीं पाऊंगा, ब्रांड नहीं बन पाएगी, मैं इंपोर्ट ही करा लूँगा, नहीं देनी मुझे जॉब्स। या मे बी मैं यहीं से बनवा लोकली प्रोड्यूस कर रहा हूँ लेकिन मैं मशीन मंगवा लेता हूँ क्योंकि उसमें मेरी कॉस्ट कम लगेगी,
मशीन एक दफ़ा में आ गई, मशीन से प्रोड्यूस करूँगा, लोगों को क्यों रखना है मुझे, क्यों लोगों की सैलरीज देता रहूँ, क्लियर है। तो वो इसको नहीं देखा, हाउ टू प्रोड्यूस में हो सकता है कैपिटल इंटेंसिव मेथड पे चलाए, मशीनरी को यूज़ करे। फॉर होम टू प्रोड्यूस, भाई जो बेस्ट प्राइस दे रहा है, कोई फलाई इदारा थोड़ी खोल के रखा है, उसकी रिसोर्स एलोकेशन किस प्रोडक्ट पे हो रही है जिस पे सबसे ज़्यादा प्रॉफिट है, वो किन मेथड से प्रैक्टिसेस, किन मेथड से मैन्युफैक्चर कर रहा है जिसमें सबसे ज़्यादा कॉस्ट बच रही है और सबसे बेस्ट प्रोडक्ट बन रही है, ठीक है, और सबसे इकोनॉमिक प्रोडक्ट बन रही है उसकी। और थर्ड, किन को बेच रहा है, जो सबसे ज़्यादा प्राइस दे रहे हैं, सही है। तो देख रहे हो पूरी रिसोर्स है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, पूरा प्राइवेट सेक्टर का अलग आंसर है इसको लेकर, गवर्नमेंट का अलग आंसर है। तो जब प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट के अलग अलग आंसर हैं इन बातों को लेकर, तो पूरे इकोनॉमिक सिस्टम्स भी तो वैसे ही होंगे ना। फ्री मार्केट के अंदर ज्यादा प्राइवेट प्लेयर्स हैं, तो जिस फ्री मार्केट इकोनॉमी जिसमें ज्यादा प्राइवेट प्लेयर्स है, जिसे हम कहते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, जिसमें ज्यादा प्राइवेट सेक्टर है, ज्यादा बिजनेसेस ओन्ड बाय प्राइवेट सेक्टर है, तो उनके जो रिसोर्स एलोकेशन है वो प्रॉफिट ओरिएंटेड ज्यादा होगी। वो लोगों की जिनकी बेसिक नीड्स फुलफिल नहीं हो रही उनको देख के नहीं चलेंगे, ठीक है। जबकि वो इकोनॉमिक सिस्टम्स जो कि मोर टुवर्ड्स प्लान्ड है, मोर टुवर्ड्स कमांडेड है, तो उसके अंदर ज्यादातर बिजनेसेस और ज्यादातर जहां से प्रोड्यूस होता है कुछ किसी किस्म का आउटपुट, वो गवर्नमेंट रेगुलेटेड है या गवर्नमेंट ओन्ड है। गवर्नमेंट ने ओन किया हुआ है, ओन नहीं किया होता, रेगुलेट तो कर ही रहे गवर्नमेंट, तो उसमें गवर्नमेंट के रेगुलेशंस पे चलना पड़ेगा। उसमें हो सकता है गवर्नमेंट की तरफ से रेगुलेशन, भाई 50% स्टाफ मेल होना चाहिए, 50% फीमेल। तो आपको लग रहा हो भले कि मेल स्टाफ ज़्यादा मेरे काम आ सकता है, वो ज़्यादा स्ट्रांग हो सकता है वगैरह वगैरह, आपको लगता रहे, गवर्नमेंट की तरफ से आ गया डिसीजन, तो आपने 50% स्टाफ रखना है, सही है। आपके प्रॉफिट को देख के, आपकी प्रोडक्टिविटी को देख के नहीं चलेगी गवर्नमेंट की रेगुलेशन आपके सर पर, क्योंकि यू आर, दिस इज अ कमांड इकोनॉमी। अगर आप नहीं मानते तो गवर्नमेंट सील कर देगी बिजनेस। फ्री मार्केट इकोनॉमी में ऐसा नहीं है कि कोई भी आके बंद करो इसे, ऐसा नहीं होता, ठीक है। इसके ऊपर बहुत डिटेल में आपके पास ये व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, इन 3 फंडामेंटल क्वेश्चंस का जनरल आंसर नीचे लिखा हुआ है, लेकिन स्पेसिफिकली जो डिफरेंट इकोनॉमिक सिस्टम्स हैं वो अपनी रिसोर्सेज को डिफरेंटली एलोकेट करते हैं। तो प्लान्ड इकोनॉमी व्हाट टू प्रोड्यूस के क्या आंसर्स देगी, हाउ टू प्रोड्यूस के क्या आंसर्स देगी, और फॉर होम टू के लिए क्या देगी। और कोई मार्केट इकोनॉमी जो है, कंप्लीट मार्केट इकोनॉमी है, वो व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस के क्या आंसर देगी। बहरहाल कंप्लीट प्लान्ड और कंप्लीट मार्केट होती नहीं है इकोनॉमीज, तो मिक्सड ही होती है। उस मिक्सड के अंदर कॉम्बिनेशन होता है, गवर्नमेंट के रेगुलेशंस भी होते हैं, और ये जब भी जो मिक्स मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ ना, तो उसको रहते हुए आप अगर सोच रहे हो तो आप ये वाला सोचना, ये बिल्कुल मिड वाला, ये वाला भी नहीं है कि ये भी तो मिक्सड है ना, लेकिन ये बहुत ज्यादा करीब है प्लांट के। इस वाले को भी मत सोचना और इस वाले मिक्स को भी मत सोचना, ये वाला मिक्स जो बिल्कुल एग्जैक्ट मिड में लाई कर रहा है। तो उसमें क्या है, कॉम्बिनेशन किसका है, गवर्नमेंट का भी, रेगुलेशंस का, गवर्नमेंट रेगुलेशंस भी है और मार्केट फोर्सेस भी है। मार्केट फोर्सेस जो कि डिसाइड करती है ना रिसोर्स एलोकेशन, मतलब मार्केट में जिसका ज्यादा प्राइस मिल रहा है वही प्रोड्यूस होगा, ठीक है ना। तो ये तो प्राइवेट टच आ गया, लेकिन गवर्नमेंट के रेगुलेशंस भी साथ अटैच्ड है कि आप कॉस्ट कटिंग के चक्कर में ऐसा नहीं ऐसे फेंक रहे हो अपने वेस्टेज को प्रॉपर मैनेज करोगे, रिसाइकिल करोगे, सब करोगे, सही है। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन है इसमें। सो व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस का आंसर्स आपको यहाँ पर विद एग्जांपल्स बड़े बेहतरीन किस्म के मिलेंगे, तो आप ये इस बात पूरे टॉपिक को अच्छा कंक्लूड कर पाओगे, ठीक है। फिर इसके बाद जो है ना आपको इसी के ऊपर मार्केट इकॉनमी के, प्लान्ड इकॉनमी और मिक्स्ड इकॉनमी, इनके लिए इनके फीचर्स के पैराग्राफ में लेंगे कि इनकी क्या खुसूसियात होती हैं। जो हमने सारी बातें की वही हैं, लेकिन इफ़ यू कीप रीडिंग इट देन यू वुड बी एबल टू राइट इट बेटर, क्योंकि ये केस डेवलप होते रहेंगे। वरना आप जुमले को पढ़ोगे ना तो बड़ा वेग रहेगा आपके लिए, आप नहीं पहुंच पाओगे उसकी टेल तक कि एग्जैक्ट बात क्या हो रही है, ठीक है। लेकिन अभी इसके सारे जब वही बातें रिपीट हो रही होंगी थोड़ी थोड़ी, लेकिन समझने में बेहतर हर दफ़ा बेहतरी आती जाएगी। फीचर्स ऑफ अ मार्केट इकॉनमी, फिर मार्केट इकोनॉमीज की चंद मिसालें, दुनिया की जो मार्केट इकोनॉमी जो फ्री मार्केट के ज़्यादा करीब है वो चंद मिसालें, ठीक है। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मार्केट इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी के क्या एडवांटेजेस हैं। मार्केट इकोनॉमी एफिशिएंट होती है, इफेक्टिव होती है, टाइम वेस्ट नहीं हो रहा था। गवर्नमेंट के इदारे देखे हमने कैसे होता है, क्योंकि गवर्नमेंट ना बंदों को निकाल रही है, ना कॉस्ट कटिंग ये वो एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं। लेकिन प्राइवेट सेक्टर उसको प्रोडक्शन चाहिए, वो सैलरी भी ज़्यादा देता है, लेकिन खींच के रखते हैं, बिल्कुल आपने प्रोड्यूस करके रखना है, कोई टाइम वेस्ट नहीं करना, राइट। सो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो आपका जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के ज़्यादा करीब आप लोग जो है ना, तो एक मुल्क है उसकी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को हमने जैसे पिछले मिसालों में देखा था
कि अगर उस मुल्क की प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व अभी मैं फिलहाल सीधा बना रहा हूँ, ठीक है, वैसे तो कर्व होता है लेकिन कर्व क्या सीधा भी हो सकता है कांस्टेंट वाले जो स्ट्रेट लाइन वाला है, तो ये उसका पीपीसी है। लेकिन अगर कमांड इकोनॉमी होगी ना, उसका पीपीसी पे नहीं वो प्रोड्यूस कर रही होगी बल्कि वो कहीं यहाँ प्रोड्यूस कर रही होगी, इनएफिशिएंसीज होती है उसके अंदर, वो 100% यू नो ऑन दैट, तो उनकी जो रिसोर्सेज जो है ना एफओपीज, वो कहीं ना कहीं वेस्ट हो रहे होते हैं कमांड इकोनॉमीज के अंदर। बहरहाल सो ये फवायद हैं मार्केट इकोनॉमीज के। मार्केट इकोनॉमीज के अंदर आप ज्यादा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी के करीब हो रहे होते हो, फ्रीडम ऑफ चॉइस है आपके पास, इंसेंटिव्स है, कोई नया आइडिया लाने का, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने का, ये इंसेंटिव है कि फिर प्रॉफिट भी आप ही एंटरटेन होगे ना, प्रॉफिट से भी। आप जब किसी हुकूमत के लिए काम करो, आपको पता है कि आपकी ग्रोथ नहीं हो, सब वैसे ही चलना है, तो आप कोई आइडिया थोड़ी लेके आओगे, खुद कुछ अपना कुछ ओन कर ही नहीं सकते जब, ठीक है। डिसएडवांटेजेस भी हैं, फ्री मार्केट इकोनॉमी एनवायरनमेंट को गंदा कर रही होती है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी हो रही होती है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ क्रिएट हो जाता है, क्योंकि जो ज्यादा अमीर है वो अमीरतर होता चला जाता है, जिसके पास पैसा ज्यादा है तो वो और बड़ी मशीनरी अफोर्ड कर सकता है, तो और बेहतर प्रोडक्टिविटी हो सकती है उसके अंदर, तो वो और पैसा बना सकता है, राइट। सो एक ऐसे, और जो गरीब है गरीब तर होता चला जा रहा है कि कल तक उसके पास जो है ना पढ़ने के पैसे नहीं थे, और आज तो जो बिजनेसेस हैं जो एस्टेब्लिश हो गए वो और एस्टेब्लिश होते चले जा रहे हैं, तो वो तो अब ऐसा मैन्युफैक्चर करेंगे कि अकेला बंदा तो बेचारा उस स्पीड से मैन्युफैक्चर कर ही नहीं सकता, सही है। सो गरीब गरीब तर और अमीर अमीर तर, तो अमीर गरीब का फर्क बढ़ता चला जाता है, ये डिसएडवांटेज है मार्केट इकोनॉमी का। सो यू विल रीड इट देन यू विल अंडरस्टैंड इट। इसी तरीके से फीचर्स ऑफ प्लान्ड इकोनॉमी और फिर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ प्लान्ड इकोनॉमी के, उसके फायदे और नुकसान क्या है प्लान्ड इकोनॉमी के, उसकी चंद मिसालें, नॉर्थ कोरिया, क्यूबा, बेलारूस, ठीक है। फिर वो मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है, कि वो जो कि मिडिल में कह दो या फ्री की तरफ, उसमें उसका फ्रीडम है, थोड़ा बहुत गवर्नमेंट रेगुलेशन है कि गवर्नमेंट एग्जिस्ट करती है, लेकिन वो किस लिए करती है, सिर्फ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम के लिए, कि टैक्स लेगी और उसको स्पेंड करेगी इन द पुअर, बाकी असल जो वेल्थ क्रिएशन है वो तो प्रोड्यूसर जी, मतलब वो प्राइवेट सेक्टर ही कर रहा होता है इसके अंदर। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ अ मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम, उसमें दोनों के एडवांटेज हैं और दोनों के डिसएडवांटेज भी मौजूद हैं, ठीक है। सो यहाँ तक के लिए अभी है, और आपका इकोनॉमिक सिस्टम्स तक के लिए। फिर उसके बाद वाले जो एरिया है प्रोडक्शन टू प्राइस मैकेनिज्म, के मार्केट के अंदर प्राइस कैसे ऑपरेट करती है, मार्केट ऑपरेट कैसे करती है प्राइस को लेकर, ये वाला एरिया भी आपका बाद में आता है, बट टिल बिफोर दैट आप इकोनॉमिक सिस्टम्स तक वाला कवर कर सकते हो सो फार। लास्टली हमने अब तक ये देख लिया कि जो हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लिमिटेड रिसोर्सेज है, ठीक है, उनको एफओपीज को हमें कहाँ एलोकेट करना है। ये एक डिसीजन मेकर, यूजुअली एक प्रोड्यूसर या गवर्नमेंट लेती है डिसीजन, एक फर्म लेती है या गवर्नमेंट लेती है, इंडिविजुअल भी ले सकता है, क्योंकि इंडिविजुअल की जो डिसीजन मेकिंग है ना वो इस बिना पर होती है कि मैं कहाँ काम करूँगा, वो बजाते खुद एक फैक्टर है, तो उसकी डिसीजन मेकिंग भी कि मैं जहाँ भी काम करूँगा तो उस जगह पर काम करने की बनिस्बत में कहीं और काम नहीं कर पाऊंगा, तो मेरी कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी, ठीक है। लेकिन प्रोडक्शन को लेकर हम जो तस्वुर करते हैं ना वो फर्म्स को या गवर्नमेंट को करते हैं, और उसमें गवर्नमेंट भी हटा दो, फर्म्स कर रहा हूँ फिलहाल में, ठीक है ना, कि एक ऐसी इकॉनमी में जो फ्री मार्केट इकॉनमी है तो वो फर्म मोस्ट प्रोबेबली प्राइवेट ओनर की होगी, प्राइवेट सेक्टर की होगी, और एक ऐसी इकॉनमी जो कि प्लान्ड इकॉनमी, उसमें गवर्नमेंट ही होती है सब कुछ। कंप्लीट प्लान्ड इकॉनमी पॉसिबल नहीं है लेकिन समझने के लिए तो गवर्नमेंट की सारी फर्म्स भी होंगी, ठीक है ना। बहरहाल तो फर्म जो प्रोड्यूसर है, लेट्स सपोज, वो डिसाइड करता है कि मैं अपनी रिसोर्स एलोकेशन, ये जो लिमिटेड मेरी रिसोर्सेज हैं, इनको मैं कहाँ एलोकेट करूँ और क्या प्रोडक्ट बनाऊँ, और उसको उस जवाब तक पहुँचने के लिए कि मुझे क्या प्रोडक्ट बनानी है, सिर्फ ये काफ़ी नहीं, मैं क्या बनाऊँ, मैं कैसे बनाऊँ और किसके लिए बनाऊँ, फॉर होम, ठीक है। इन तीन के उसके जवाब उसको इस चीज़ के ऊपर डायरेक्ट करते हैं कि वो अपनी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कहाँ एलोकेट करे। अब एक प्रॉफिट ओरिएंटेड जो बिजनेस वेंचर होता है जो प्राइवेट सेक्टर के अंदर ही होता है, और वो प्राइवेट सेक्टर कौन सी इकॉनमी में मौजूद है, फ्री मार्केट इकॉनमी के अंदर मौजूद है, मिक्स्ड इकॉनमी में भी होता है, ये जाहिर है, तो वो चाहेगा मैं सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करूँ। तो वो उसके पास अगर 2-3 ऑप्शंस है ना प्रोडक्ट्स बनाने के, एक बहुत ही बेसिक नीड है, फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट ए पॉसिबल है जो कि इंतहाई बेसिक नीड की कोई प्रोडक्ट है,
ठीक है। प्रोडक्ट बी पॉसिबल है जो कि कोई लग्जीरियस प्रोडक्ट है। अगर उसको लगता है लग्जीरियस प्रोडक्ट के अंदर उसको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, ज़्यादा इकोनॉमिक प्रॉफिट मिलेगा, तो वो प्रोड्यूस करने की तरफ जाएगा, वो उस तरफ अपने रिसोर्सेज को एलोकेट करेगा। ठीक है, दैट्स व्हाट वी सॉ सो फार। बहरहाल अब उसी मार्केट इकोनॉमी को रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे कि जहन में रखना है प्राइवेट ओनर, प्राइवेट प्रोड्यूसर्स की डिसीजन मेकिंग को अपने जहन में रखते हुए अब आगे चल रहे हैं। ठीक है, तो ऑल्दो मिक्स्ड इकोनॉमी में प्राइवेट होता ही है, प्राइवेट सेक्टर होता ही है, लेकिन अब जो भी आगे इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं उसके अंदर बस जहन में रखना फ्री मार्केट इकोनॉमी को। कंप्लीटली फ्री समझो या मिक्स समझो, लेकिन जो भी डिसीजन मेकर है सो वो सोचना कि प्राइवेटली डिसीजन ले सकता है, ये नहीं कि रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट है। जब तक नहीं आता गवर्नमेंट का इंटरवेंशन तब तक हम उसके ऊपर बात नहीं कर रहे। अभी फ्री मार्केट इकोनॉमी को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ रहे। इंट्रोडक्शन टू प्राइस मैकेनिज्म, इस टॉपिक पे बढ़ने से पहले एक रफली बात बता देता हूँ कि मार्केट जो है ना प्राइस के हिसाब से मूव करती है। ठीक है, जिस प्रोडक्ट पे ज्यादा प्राइस मिल रहा है उस पे ज्यादा और प्रॉफिट के ज्यादा चांसेस है, डेफिनेटली ज्यादा प्राइस की वजह से, तो मार्केट वही प्रोडक्ट बनाएगी और वही प्रोडक्ट सेल करेंगे। सप्लायर्स वही प्रोडक्ट बना के सेल कर रहे होंगे और बायर्स के पास वही अवेलेबल टू बाय प्रोडक्ट होगी। राइट, सो प्राइस मैकेनिज्म वर्क्स। अच्छा, कहीं पे ऐसा हो सकता है कि सप्लायर को बहुत जबरदस्त प्राइस मिल रहा है, या प्राइस क्या बहुत जबरदस्त मिल रहा है, उसने यूनिक प्रोडक्ट बनाए और बहुत जबरदस्त प्राइस खुद सेट कर दिए, एक भी यूनिट नहीं बिका, तो मार्केट ने क्या रिस्पॉन्ड किया सप्लायर को, क्या आपका तो एक भी कोई खरीदने वाला नहीं है, मतलब प्रोडक्ट की डिमांड ही नहीं है, सही ना। उस प्राइस पे उस प्रोडक्ट को कोई या तो विलिंग नहीं है खरीदने के, या तो अफोर्ड नहीं कर सकता खरीदने के लिए, या तो किसी को वो प्रोडक्ट चाहिए ही नहीं तो प्राइस वो नहीं देख रहा, या जिसको चाहिए तो उसके लिए प्राइस बहुत ज़्यादा है। तो दोनों सूरतों में अगर आपकी प्रोडक्ट नहीं बिक रही तो आप नेचुरली खुद अपने प्राइसेस कम करोगे बीइंग अ सप्लायर, ताकि कस्टमर जो विलिंग है अफोर्ड नहीं कर सकता था उसकी अफोर्डेबिलिटी में आ जाए। तो जिसकी इनकम के अंदर नहीं आ रही थी वो चीज़ उसकी इनकम में आप ले आए तो वो अब डिमांड भी बन गया हमारी। ठीक है, तो अब बिकना शुरू हो जाएगी प्रोडक्ट। सही है, सो मार्केट दोनों तरफ रिस्पॉन्ड करती है। अगर सप्लायर बहुत हाई प्राइसेस रख रहा है उसकी नहीं बिकेगी प्रोडक्ट, ज़्यादा जा रही होगी, सप्लायर लो करेगा प्राइसेस। इसी तरह कस्टमर जो है अगर कोई लो प्राइसेस को देख के बहुत सारा पीछे पड़ गया किसी प्रोडक्ट के, तो सप्लायर इतनी बड़ी लाइनें कस्टमरों की इतनी बड़ी क्यूज देख के अपने प्राइसेस बढ़ा देगा। जैसे वो प्राइसेस बढ़ाएगा तो लोग छटना शुरू हो जाएंगे, जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते वो नहीं खरीद पाएंगे उस प्रोडक्ट को, तो सिर्फ वो रह जाएंगे जो उसको खरीद सकते हैं। तो मार्केट प्राइस फिर उस पॉइंट पे सेट होगा। तो सी मार्केट की जो बाइंग एंड सेलिंग कितने प्राइस पे कितनी क्वांटिटीज ये डिसाइड करता है वो मतलब प्राइस की एक्सेप्टेंस, कि सप्लायर भी एक्सेप्ट कर रहा हो उस प्राइस को, ठीक है ना, और कस्टमर भी एक्सेप्ट कर रहा हो उस प्राइस को, बायर भी उस प्राइस को एक्सेप्ट कर रहा हो, तो वो वाली उतनी क्वांटिटीज बिकेंगी। राइट, मैं कुछ और ही करूं, सही, मैं फ्रूट्स बेच रहा हूं, बेचूं क्योंकि मुझे सब्जियों में ज्यादा मुनाफा नहीं मिल रहा। जिस सप्लायर के पास ये ऑप्शन है कि वो फ्रूट बेच सकता है और सब्जी बेच सकता है, तो उसके पास अगर वो सब्जी बेचने की तरफ मूव हुआ है तो किसी प्राइस पॉइंट की वजह से हुआ होगा कि उसको बेटर प्राइस बेटर प्रॉफिट मिल रहा होगा सब्जी में। तो अपनी रिसोर्स एलोकेशन, अपना लैंड लेबर कैपिटल वो किस में लगाएगा, वेजिटेबल्स के ऊपर, अपना स्टॉल के ऊपर वेजिटेबल रखेगा, उस जगह का जो भी किराया वगैरह दे रहा है, तो एक जगह है उसके पास, वो खुद लेबर है, खुद लगा हुआ है, तो क्या सब्जी बेचने के लिए क्या ऑप्शन पे आ रहा है, क्योंकि ज़्यादा प्राइस अगर उसको मिल रहा है, ज़्यादा पैसे मिल रहा है, ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, यूँ समझ लो बस। लेकिन जहाँ मार्केट डिमांड नहीं कर रही उसके उस प्राइस के ऊपर, कस्टमर कम प्राइस चाह रहे हैं और आसपास कुछ एक दो कॉम्पिटिटर्स है वो कम प्राइस पे सेल कर रहे हैं, तो ये कहेगा कि मैं इतने कम प्राइस पे सेल करने की बजाय वो ट्रांसफॉर्म करेगा अपने लैंड लेबर कैपिटल को, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को ट्रांसफॉर्म करेगा और इट विल स्टार्ट सेलिंग फ्रूट्स, क्योंकि उसमें उसको ज्यादा प्रॉफिट है। फिर दूसरे कॉम्पिटिटर्स के प्राइस पे आ नहीं सकता, वो ज्यादा रख रहा है प्राइस तो बिक नहीं रहा, और कॉम्पिटिटर सस्ते बेचते हैं, सस्ता करने जा रहे हैं तो सोच रहे हैं यार इतना सस्ता बेचने से बेहतर है मैं इतनी जगह लगा रहा हूँ, इतना कम मुनाफा तो इससे ज़्यादा तो फ्रूट में था, तो ट्रांसफॉर्म करेगा अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को और फ्रूट सेलिंग में लगा देगा। अब इट्स नॉट, वैसे प्रैक्टिकल टर्म्स में इतना आसान नहीं है कि फ्रूट का ठेला उसको घुमाया तो नीचे जो है ना, सब्जी का ठेला है उसको घुमा दिया तो फ्रूट लगे हुए थे, इतना आसान नहीं है। सही, उसको सब कुछ डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा, फिर रिन्यू करना पड़ेगा चीज़ों को। सो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को ट्रांसफॉर्म करने को कहते हैं फैक्टर मोबिलिटी। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन शॉर्ट रन में इतने मोबाइल नहीं होते कि सब कुछ चेंज हो जाए, लेकिन हम ये अज्यूम करके अगर चले कि अगर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इतने मोबाइल होते कि ये बेचो या वो बेचो, तो फिर
उस केस में वो फ्रूट्स की तरफ आ जाता कि मुझे ज़्यादा प्रॉफिट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मेरी फ्रूट की कल तक जो थी वो ज़्यादा हो रही है बनस्बत जो प्रॉफिट में वेजिटेबल से कमा रहा, तो वो अपना डिसीजन चेंज कर देगा, राइट। सो मार्केट प्राइसेस हेल्प हिम टू डिसाइड वेयर टू एलोकेट द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। और इक्विलिब्रियम मार्केट का कौन सा पॉइंट होता है, उस वो पॉइंट जिस पर कस्टमर्स भी खरीदने के लिए राजी हैं, जिस प्राइस पॉइंट पर सप्लायर भी सेल करने के लिए राजी है, वो प्राइस पॉइंट मार्केट का इक्विलिब्रियम प्राइस पॉइंट होता है। उसमें वो प्राइसेज और क्वांटिटीज जो भी आप ग्राफ के अंदर देखोगे, आगे बहुत आगे वो टॉपिक आएगा कि मार्केट इक्विलिब्रियम किस पॉइंट पे आता है, सप्लाई कर्व और डिमांड कर्व जहाँ पर इंटरसेक्ट होते हैं, वो देखेंगे हम आगे जाके। बहरहाल अभी अब मूव करते हैं आगे ही हाउ मार्केट्स वर्क के अंदर। सो मार्केट का मैकेनिज्म जो है ना वो प्राइस के ऊपर बड़ा डिपेंडेंट है। उस पर बढ़ने से पहले 3-4 डेफिनेशंस है, वो आप एक दफ़ा देख लें तो उससे फिर आगे समझने में आसानी होगी। सबसे पहली डिमांड, डिमांड कहते हैं हम विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू बाय अ प्रोडक्ट, कस्टमर्स की होती है, विल भी कर रहे हैं और एबल भी है कुछ खरीदने के लिए। सप्लाई क्या है, विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू सेल अ प्रोडक्ट, ये सप्लायर के एंड से, ठीक है, उस प्रोडक्ट की सप्लाई कहलाती है। मार्केट इक्विलिब्रियम, मार्केट डिसइक्विलिब्रियम क्या होता है, ये सब आगे बेहतर तरीके से समझोगे और ये ग्राफ भी आगे बहुत अच्छा सा देखोगे। फिलहाल सिर्फ इस ग्राफ के ऊपर बताना चाह रहा हूँ। अगर आपके पास आपका सप्लायर इस एंगल से चीज़ों को देखता है कि जितने ज़्यादा, यहाँ पर प्राइस है, यहाँ पर क्वांटिटीज़ हैं, दो कर्व्स बनाऊंगा, सप्लाई कर्व भी डिमांड कर्व भी। सप्लाई कर्व जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन पे चलता है कि सप्लायर को जितने ज़्यादा, अगर उसको $2 मिल रहे हैं किसी चीज़ के, तो मिसाल के तौर पे वो इतने, ठीक है। अगर उसको $4 मिल रहे हैं तो वो इतने यूनिट सप्लाई करने के लिए रेडी है। $6 मिल रहे हैं तो मे बी 300। जितने ज़्यादा प्राइस मिल रहे हैं वो उतने ज़्यादा सेल करने के लिए रेडी है। इसके ऊपर मैं और ज़्यादा डिटेलिंग करूँगा सप्लाई कर्व पे पहुँचते वक्त। फ़िलहाल बस यही समझो कि जितने ज़्यादा उसको प्राइस मिल रहे हैं उतनी ज़्यादा उसको मोटिवेशन है कि उतने ज़्यादा यूनिट मैन्युफैक्चर करे। अब वो एक सप्लायर, उसके पास ऑल्टरनेटिव डिसीजंस है। सबसे अच्छा तो उसको मिसाल के तौर पर रिटर्न मिला है शूज़ मैन्युफैक्चर करके सेल करने में, फिर जो कुछ बचा कुछ रह गया वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वो फुटबॉल बना के सेल करेगा। अब फुटबॉल के अंदर जितने ज़्यादा प्राइसेस होंगे उतने वो शूज़ के अंदर से निकाल के फुटबॉल मैन्युफैक्चर करेगा कि यहाँ से मुझे अच्छा रिटर्न आ रहा है। अगर बहुत ही अच्छे प्राइस है फुटबॉल के अंदर तो सारा निकाल लेगा, सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन शूज़ से निकाल के सारे के सारे फुटबॉल्स के अंदर लगा देगा और सारी की सारी फुटबॉल्स बना देगा, ठीक है। तो जितने ज़्यादा उसको प्राइस मिलेंगे वो उतने नंबर ऑफ यूनिट्स ज़्यादा एलोकेट करेगा अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के, वरना उसके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहीं और भी लग रहे थे, सही है। लेकिन जितना अच्छा प्राइस मिला उतनी ही ज़्यादा यूनिट्स वो बनाने की कोशिश करेगा, राइट। पहले बड़ी कस्टमर्स जो हैं उनको जितने कम प्राइस मिलेंगे उतनी ज़्यादा क्वांटिटीज खरीदेंगे, तो वो उनका इन्वर्स रिलेशन होता है, ठीक है। अगर उनको एक चीज़ $2 में मिल रही है तो कस्टमर्स डिमांड कर रहे हैं इतने यूनिट, तो आपका डिमांड कर्व वाइट वाला है, यहाँ पर ये डिमांड कर्व है, जबकि ग्रीन वाला हमारा सप्लाई कर्व है, ठीक है। तो जब अगर $2 का एक मिल रहा है तो कस्टमर्स की डिमांड कितनी ज़्यादा है, कहाँ तक पहुँची हुई है कस्टमर्स की डिमांड, तकरीबन 300, 400, 500 यूनिट डिमांड कर रहे हैं वो लोग, ठीक है। यूँ समझो अगर $2 का है, लेकिन उस वक्त सप्लाई कितनी अवेलेबल है, सप्लायर्स बस उतने सप्लायर्स मार्केट में अवेलेबल माल बेच रहे हैं जो $2 पे बेचने के लिए भी राजी है, जो कि 100 यूनिट्स। लेकिन अगर प्राइस बढ़ गई, प्राइस 2 से 4 जाने पे आपका सप्लाई कर्व आगे एक्सटेंड हो गया, ठीक है ना, यहाँ पर आ गया कि और सप्लायर्स भी मार्केट में एंटर हो गए, यार $4 अच्छे मिल रहे हैं, लेकिन अभी तक वो वाला एंटर नहीं हुआ जिसको कहीं और से $5 या $6 मिल रहे थे और बेहतर मिल रहे थे, कोई और प्रोडक्ट बना रहा था। अगर $6 मिलना शुरू हो गए तो वो भी मार्केट में एंटर हो जाएगा। अगर $8 मिलना शुरू हो गए तो कुछ सप्लायर्स और ऐड हो जाएंगे मार्केट में, ठीक है। $8 में इतनी ज़्यादा सप्लाई बढ़ गई 400 यूनिट्स की लेट्स सपोज, लेकिन $8 के ऊपर क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है, 100 यूनिट्स, जबकि क्वांटिटी सप्लाइड कितनी है 400 यूनिट्स से 400 यूनिट्स के करीब समझना इसको, ठीक है। 2 यूनिट्स में क्वांटिटी सप्लाइड कितनी है 100 यूनिट्स, लेकिन $2 के ऊपर लोग डिमांड बहुत कर रहे हैं। तो जैसे जैसे प्राइस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे डिमांड छटती जाएगी और वैसे वैसे सप्लाई बढ़ती जाएगी, करते 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 ये यहाँ मीट करेंगे $5.5 के ऊपर इतने यूनिट्स, ये 260-270 यूनिट्स के करीब है। तो $5.5 के ऊपर लेट्स सपोज 270 यूनिट्स है, 270 यूनिट्स की क्वांटिटी डिमांडेड भी है और क्वांटिटी सप्लाइड भी है, सही ना।
$5.5 पे सप्लायर्स भी इतने अवेलेबल है जो 270 यूनिट्स बेचने के लिए राजी हैं, और $5.5 पे 270 यूनिट्स की डिमांड भी है। उससे ज़्यादा प्राइस बढ़ी तो डिमांड छड़ी आएगी, उससे कम प्राइस हुई तो सप्लाई छड़ी आएगी। ठीक है, थोड़े कम प्राइस मिल रहे होंगे तो कुछ सप्लायर्स भाग जाएंगे, नहीं यार इससे अच्छा तो हम कुछ और करें। सही है। और हर सप्लायर डिसीजन मेकिंग अपनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बदले लेता है। किसी को $2 में भी बारे में आ रहा है, क्यों? क्योंकि उसकी कोई ट्रैवलिंग कॉस्ट नहीं है, लेट्स सपोज वो वहीं का वहीं है, तो वो तो देगा, लेकिन वो 100 यूनिट्स ही फराम कर सकता है। $4 हो गए तो दूसरे टाउन से भी आ गए सप्लायर्स सेल करने के लिए, क्या उनको भी बारे में पड़ रहा है अब? सही है। लेकिन अगर 4 से कम हो कहेंगे यार यहाँ तो फायदा नहीं है। बहरहाल तो अब समझो डिमांड क्या होती है, जिस विलिंगनेस एंड एबिलिटी बाय सप्लाई, विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू सेल। ठीक है, एबिलिटी टू सेल तो है लेकिन विलिंग नहीं है, क्यों? क्योंकि अब अच्छा पैसा नहीं मिल रहा तो नहीं सप्लाई करेंगे। विलिंग है कि हम तो $2 में भी सप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास रिसोर्सेज ही नहीं है, एबल ही नहीं, हमारे पास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ही नहीं है, तो वो सप्लाई नहीं करेगा। तो विलिंगनेस एबिलिटी दोनों होनी चाहिए सप्लायर के पास भी। मार्केट इक्विलिब्रियम वो पॉइंट है जिसके ऊपर मीट कर रहे हैं डिमांड और सप्लाई कर्व्स, इंटरसेक्शन पॉइंट, कि जिसमें मार्केट इक्विलिब्रियम पे, मतलब डिमांड और सप्लाई दोनों मीट हो रही है, तो उसके ऊपर ट्रांजेक्शन होती है। कोई एक ऐसी करंट प्राइस जहां पर सप्लायर और जो है ना कस्टमर दोनों एग्री कर रहे हैं। मार्केट डिसइक्विलिब्रियम वो तमाम ऊपर और नीचे वाले पॉइंट्स थे, जितना भी हिस्सा ऊपर है इस पॉइंट के, इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा, ये सब डिसइक्विलिब्रियम है। कहीं पर डिमांड ज्यादा है लेकिन सप्लाई मौजूद नहीं है, कहीं पर सप्लाई कर्व को देखो तो सप्लाई ज्यादा है लेकिन डिमांड मौजूद नहीं है डिमांड कर्व में रहते हुए। ठीक है ना, तो ये जो गैप्स है सारे डिसएग्रीमेंट पॉइंट समझ लो, जहां पर एग्री नहीं कर रहे तो वो डिसइक्विलिब्रियम है, कि जब तक डिमांड और सप्लाई मीट नहीं करती वो डिसइक्विलिब्रियम है। क्लियर है? सो विद इन अ मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम, मैंने कहा इसी को अज्यूम करके चलना कि एक मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम है, तो अब जब और मिक्स्ड भी समझो या मार्केट समझो, प्लान्ड इकोनॉमिक सिस्टम मत समझना। अब जो हम आगे टॉपिक्स पढ़ रहे हैं उसमें प्राइस मैकेनिज्म प्लेज अ पिवटल रोल इन डायरेक्टिंग द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। प्राइसेस ही डिसाइड करते हैं कितना सप्लायर एंटर होगा और कितना कस्टमर भागेगा। अगर प्राइस बढ़ रहे तो कस्टमर भागते रहेंगे, सप्लायर एंटर होते रहेंगे, प्राइस गिरते रहेंगे तो सप्लायर भागते रहेंगे, कस्टमर एंटर होते रहेंगे, और इन दो के मिड पे ही कहीं जाके मार्केट जो है ना इंटरसेक्ट करेगी। राइट? हाउ प्राइस मैकेनिज्म वर्क्स, प्राइस मैकेनिज्म कैसे काम करता है? ऊपर जैसी लगेगी तमाम बातें जो मैंने की। कंज्यूमर्स डिमांड अ प्रोडक्ट जबकि प्रोड्यूसर सप्लाई अ प्रोडक्ट। क्वांटिटीज सप्लाइड एंड क्वांटिटीज डिमांडेड डिपेंड ऑन द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट। द हायर द प्राइस कंज्यूमर्स हैव टू पे, द लोअर क्वांटिटीज दे डिमांड। जितनी ज्यादा प्राइस कंज्यूमर को पे करनी पड़ेगी उतनी कम क्वांटिटीज डिमांडेड होंगी। जितने कम प्राइसेस होंगे उतनी ज्यादा कस्टमर्स डिमांड करेंगे, जितने ज्यादा प्राइसेस होंगे उतना कम डिमांड करेंगे कस्टमर। ठीक है? सप्लायर का रिलेशन डायरेक्ट रिलेशन है, कस्टमर का इनवर्स है ना, दोनों डिपेंड प्राइस पे ही कर रहे हैं, दोनों डिपेंड प्राइस पे ही कर रहे हैं कि प्राइस ज्यादा है तो डिमांड कम है, प्राइस कम है तो डिमांड ज्यादा है। राइट? ये कस्टमर का पॉइंट ऑफ व्यू है, जबकि सप्लायर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? जितना ज्यादा प्राइस है उतनी ज्यादा वो सप्लाई करने के लिए रेडी है। सही है? कि उसको अपने वक्त के, अपनी रिसोर्सेज के अच्छे पैसे मिल रहे तो और यूनिट्स दे रहा हो सकता है वो छुट्टी भी कुर्बान कर दे अपनी, कि एक्स्ट्रा डे भी काम कर ले। बहरहाल द सर्टेन क्वांटिटीज एट सर्टेन मार्केट प्राइस, जो हमने यहां देखा ना, सिर्फ मार्केट प्राइस की बात नहीं थी इक्विलिब्रियम, सर्टेन क्वांटिटीज एंड सर्टेन प्राइस, ये दोनों पॉइंट्स थे। सर्टेन क्वांटिटीज क्या है? यहां से लेकर यहां तक ये सर्टेन क्वांटिटीज हैं जो एक्स एक्सिस से आ रही हैं, और सर्टेन प्राइस जो कि वाई एक्सिस पे आ रही है, वो हमारी इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है या पॉइंट ऑफ एग्रीमेंट होता है। तो सर्टेन क्वांटिटी सर्टेन प्राइस इज एक्सेप्टेड बाय बोथ कंज्यूमर एंड सप्लायर व्हिच बिकम द इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है? तो इक्विलिब्रियम पॉइंट हमारा, इसमें प्राइस और क्वांटिटीज दोनों चीजों की बातें शामिल है। इन केस देयर इज एक्सेस डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट देन इट्स अवेलेबल सप्लाई। अगर डिमांड एक्सेस है प्रोडक्ट की, सप्लाई जितनी उससे ज्यादा डिमांड है, मतलब उस प्राइस पे और लोग खरीदार मौजूद है, या अगर सप्लाई ज्यादा है लेकिन डिमांड कम है, मतलब क्वांटिटी ज्यादा सप्लायर सप्लाई करने के लिए रेडी, कोई ऐसा प्राइस पॉइंट है लेकिन कस्टमर्स डिमांड नहीं कर रहे उतनी। ठीक है? इन दोनों सूरतों को हम कहते हैं मार्केट डिसइक्विलिब्रियम, ये भी ऊपर देख लिया हमने। प्राइस मैकेनिज्म सजेस्ट्स that until market equilibrium is reached the prices keep adjusting in a way that prices तब तक एडजस्ट होती रहती है जब तक मार्केट इक्विलिब्रियम ना आ जाए। सही है? मिसाल के तौर पे इसकी बेस्ट मिसाल है जो हमारे फ्रूट कार्ट्स बैठे होते हैं ना,
बहुत सारे, और आगे मैंने मिसाल भी उसी की दी है मैंगो सीजन की, तो वहां पर इस बात को बहुत अच्छे से समझेंगे। आप इसको रीड करोगे तो समझ जाओगे, मैं समझाने के लिए ये इलस्ट्रेशन समझाऊंगा। प्राइस मैकेनिज्म इन द मैंगो मार्केट। सपोज इट इज मैंगो सीजन, इनिशियली मैंगो प्राइसेस आर सेट एट $2 पर केजी। सबसे पहले प्राइसेस कहाँ सेट की गई? $2 पर केजी पे। एट दिस प्राइस कंज्यूमर्स आर ओनली विलिंग टू बाय 600 किलो मैंगो पर डे। $2 पर किलोग्राम अगर प्राइस है तो कंज्यूमर्स कितना बाय करने के लिए रेडी है? 600 केजी। तो लेट सपोज अभी यहाँ मैं इसको ग्राफिकली भी बता देता हूँ। प्राइसेस हम वाई एक्सिस पे रखते हैं। ये इकोनॉमिक्स में एक अजीब सी चीज़ है कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको वाई एक्सिस पे रख रहे हैं, हालांकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स एक्सिस पे रखते हैं हम यूजुअली, और डिपेंडेंट वेरिएबल वाई एक्सिस पे रखते हैं। यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल प्राइस है जो वाई एक्सिस पे रखा है, और डिपेंडेंट वेरिएबल है क्वांटिटीज, वो एक्स एक्सिस पे रखा है। तो $2 के ऊपर कस्टमर्स कितनी डिमांड कर रहे हैं? 600, ये 600। बट सप्लायर्स आर विलिंग टू प्रोवाइड 1000 केजी मैंगो। लेकिन सप्लायर्स इस पे इस प्राइस के ऊपर $2 के ऊपर कितने देने के लिए राजी हैं? 1000 सप्लायर्स इतने देने के लिए राजी हैं। ठीक है, दिस लीड्स टू एन एक्सेस सप्लाई। सप्लाई कितनी ज्यादा है? ये फर्क देख रहे हो, सप्लाई ज्यादा है डिमांड से, डिमांड इतनी नहीं है, तो ये मार्केट इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं है अभी। सही है, अब प्राइस एडजस्टमेंट शुरू हो जाएगी टू रिड्यूस द एक्सेस सप्लाई एंड अट्रैक्ट मोर कस्टमर्स। वो चाह रहे हैं हमारी सप्लाई बिके और कस्टमर्स अट्रैक्ट हो मार्केट में, तो सप्लायर क्या करेंगे? वो लोअर कर देंगे प्राइस $1.5 पे। वो अपनी प्राइस को कहाँ ले आए? $1.5 पे। तो $1.5 के ऊपर अब क्या है? $1.5 के ऊपर कुछ सप्लायर्स तो मार्केट छोड़ के भाग गए, तो सप्लाई कम हो गई, क्योंकि वो इतने कंपनी पे उनके पास बेटर अपॉर्चुनिटीज है। कल तक वो मिसाल के तौर पर कहीं और उनको $1.8 मिल रहे थे, और इस मार्केट में मैंगो मार्केट में उन्होंने सोचा $2 मिलेंगे, तो वो अगर मैंगो मार्केट में सेल करते $2 पे अंदर तो वो तो रहेंगे, लेकिन अगर $1.5 पे चली जाए तो फिर वो $1.8 वाली मार्केट में चले जाएंगे, वो सब्जियां या कोई और दूसरा जो है ना गोश्त का काम शुरू कर देंगे, तो वो तो भाग गए। तो कुछ सप्लाई तो यूं कम हो गई, फिर कुछ सप्लाई कम हुई और कुछ डिमांड बढ़ी, सही ना, $1.5 के ऊपर। तो ये पॉइंट लेट सपोज आया, रीच हुआ, सही है। तो अगर सप्लाई कर्व को देखा जाए तो वो इस तरह से बनेगा कुछ, और डिमांड कर्व को देखा जाए तो वो कुछ इस तरह से बनेगा, सही ना। तो एक्सेस सप्लाई कम हो गई, कुछ सप्लायर भाग गए, और कुछ डिमांड भी तो एक्सटेंड हुई। डिमांड वरना पहले 600 थी, अब डिमांड 800 पे चली गई, और सप्लायर्स 1000 सप्लाई कर रहे थे केजी, वो भी अब 800 सप्लाई करने जितने रह गए, कुछ भाग गए। तो 800 केजी अवेलेबल है मार्केट में माल $1.5 के ऊपर, सही है। और अचानक $1.5 भी नहीं करे, पहले $1.9, $1.8, $1.6, जहां पर एग्जैक्ट मैच हो रही है क्वांटिटी सप्लाइड एंड क्वांटिटी डिमांडेड, वो पॉइंट हमारा इक्विलिब्रियम है। ऐसा भी हो सकता है ज्यादा गिरा दिए प्राइस, तो डिमांड बहुत हो जाएगी और सप्लाई इतनी नहीं होगी, तो फिर प्राइस बढ़ाना शुरू कर देंगे कि इतने लंबे लंबे कस्टमर्स की लाइन है और माल शॉर्ट है, तो प्राइस बढ़ाओ। जब प्राइस बढ़ाएंगे तो कस्टमर जो वो प्राइस पे नहीं कर सकता, अफोर्ड नहीं कर सकता, तो वो फिर कस्टमर जैसे विलिंग रहा, डिमांड में कन्वर्ट नहीं हुआ, वो भागना शुरू हो गए, तो सिर्फ उतने ही बचे जो विलिंग और एबल टू पे है। तो उस केस में नीचे पर वो, अब ये पूरा केस पढ़ेंगे थियोरेटिकली समझ में आ जाएगा कि कुछ सप्लायर मार्केट को छोड़ के भाग गए बिकॉज उनके पास बेटर ऑल्टरनेट अपॉर्चुनिटीज थी, जिसने सप्लाई को 800 किलो पे ले आई। लेकिन डिमांड की दूसरी तरफ क्या है चल रहा है? ड्यू टू रिड्यूस्ड प्राइसेस सम विलिंग कस्टमर्स हु प्रीवियसली कुड नॉट अफोर्ड द मैंगोज आर नाउ एबल टू बाय एज वेल। अब वो भी अफोर्ड कर पा रहे हैं, तो उनकी क्वांटिटी डिमांड भी इंक्रीज हो गई, तो क्वांटिटी डिमांड 600 से 800 पे चली गई और क्वांटिटी सप्लाइड 1000 से 800 पे आ गए। तो 800 क्वांटिटीज पे हमारा सर्टेन क्वांटिटीज लॉक हो गई और सर्टेन प्राइस का $1.5। क्लियर? दिस इज हाउ एडजस्टमेंट्स हैपन। दिस इज एन एग्जांपल हाउ प्राइस मैकेनिज्म क्लोज्ड द डिमांड सप्लाई गैप। डिमांड और सप्लाई का जो गैप था उसको किस तरह क्लोज किया गया, ठीक है। तो मार्केट डिसइक्विलिब्रियम से किस तरह इक्विलिब्रियम पे आ गई, सही। नाउ सपोज इफ द प्राइसेस वर $1 पर केजी, तो क्या होता? अगर $1 पर केजी प्राइस है तो देयर वुड बी इवन लेसर सप्लाई। अगर प्राइसेस $1 पर केजी होते ना, चल रहे होते, तो मार्केट में सप्लाई कितनी होती? $1 के ऊपर सप्लाई कर्व कौन सा? ब्लू वाला है। सप्लाई कर्व ये इंक्रीज होने वाला है, ये वाला कर्व, डिमांड कर्व ये वाला है, ठीक है, डिमांड कर्व ये वाला है। सप्लाई कर्व में रहते हुए देखो $1 के ऊपर कितनी क्वांटिटी सप्लाई कर रहे हैं सप्लायर? 600।
अगर $1 प्राइस है तो सप्लायर सिर्फ 600 किलो मैंगो सेल करने वाले सप्लायर्स बचे हुए हैं बस, बाकी सारे भाग गए इतने कम प्राइस पे। जबकि $1 पर केजी के ऊपर डिमांड तो बहुत ज़्यादा है, तकरीबन 1000 के करीब है, सही है। तो एक केस ये भी है, ये एक्सेस डिमांड का केस है कि डिमांड एक्सेस है, डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई। तो उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर प्राइस बढ़ाए जाएंगे। जब प्राइस बढ़ाए जाएंगे तो कुछ सप्लायर्स मार्केट के अंदर एंटर होंगे, तो सप्लाई एक्सटेंड हो जाएगी, 800 पे चली जाएगी, और कुछ कस्टमर जो कि $1.5 का नहीं खरीद सकते भाग जाएंगे। तो वो जब वो भागेंगे तो 1000 kg की डिमांड से 800 kg डिमांड पे रहेगी। क्लियर हो रही है बात। तो प्राइस एडजस्टमेंट किस तरह से कुछ हो रही है ये, लेकिन इसको पढ़ना, मैंने अपने ग्राफ के अंदर जो मिसालें दी उसको छोड़ना। देयर वुड बी इवन लेसर सप्लाई एट दिस प्राइस। अगर $1 की प्राइस है तो बहुत कम सप्लाई होगी, सिर्फ 600 किलो होगी। बट द क्वांटिटी इज डिमांडेड, इस प्राइस पे 1100 kg है, मैंने 1000 एज्यूम किया था, 1100 बोल रहा है, 1100 kg लेकिन डिमांड है। तो प्राइस एडजस्टमेंट किस तरह से होगी कि भाई आप 600 किलो सप्लाई करने के लिए राजी हो, जबकि 1100 किलो मैंगोज की डिमांड है $1 पे। तो ये जो एक्सेस डिमांड आ रही है, इस एक्सेस डिमांड की वजह से लंबी लंबी कस्टमर्स की लाइनें भी लगेंगी समझो। तो ये किस तरीके से वो करेंगे, ख़त्म करेंगे और मार्केट इक्विलिब्रियम पे आएंगे। तो सप्लायर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा प्राइस, $1 से $1.5 पे ले आएगा। तो जब $1.5 पे सप्लायर प्राइस ले आए तो जितनी सप्लाई मौजूद थी 600 किलो, और भी सप्लायर्स मार्केट के अंदर एंटर हो जाएंगे कि $1.5 मिल रहा है, तो वो भी एंटर हो गए, तो सप्लाई 800 किलो पे पहुंच गई। लेकिन महंगा होने की वजह से कुछ कस्टमर भाग गए, तो 1100 kg से डिमांड 300 kg कम हो गई और 800 kg पे आके इक्विलिब्रियम बना। क्लियर है, ये पूरा केस बना हुआ है, वही जो ऊपर बता रहा था। ऊपर वाली लाइन में सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड, ये डिसइक्विलिब्रियम है क्योंकि एक्सेस सप्लाई है। इस लाइन पे ये जो नीचे वाले ब्लैक लाइन, इसमें डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, और ये पॉइंट है डिमांड इक्वल्स टू सप्लाई। इक्विलिब्रियम पॉइंट इज डिमांड इक्वल टू सप्लाई। फिर उसके बाद आ जाते हैं डिमांड के ऊपर।